तो चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले लेक्चर का एक छोटा वो टॉपिक जो थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाम था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए बच्चे, जैसे अपन पहले पढ़ के आए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैसे ही होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर अपन क्या पढ़ के आया है कि भाई कोई भी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट्स फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि भाई द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। always be remains constant. Electric charge can only be transformed from one part to another part of the system. System कौन सा? Isolated system. Isolated system का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देखो, मान लो, एग्जाम्पल मानते हैं अपन। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक एटम लिया मैंने, एटम की बात की, तो एटम में क्या है, एटम में हमारा न्यूक्लियस भी है, ठीक है, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो एटम क्या हो गया? एटम को अपन क्या कहेंगे? एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो, एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। अब ये इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जनरेट नहीं होता है, रिएक्शन के दौरान क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग रिएक्शन। ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इस डेफिनेशन को हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन ये एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है, समझो। एग्जाम्पल लेते हैं, अपन ने शायद ही न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन की रिएक्शन देखी हो। हम बताते हैं, हमने लिया एक यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और एटॉमिक वेट अप्रोक्स 238 होता है। इसका नाम क्या है हमारा? यूरेनियम। यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की या एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करते हैं? वो अपने स्मॉलर न्यूक्लियस में टूट जाते हैं। अब ये देखो किस में टूटता है, ये आफ्टर डीके टूटता है थोरियम में। थोरियम का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर होता है 234। इसको बैलेंस करने के लिए एक नई स्पीशीज बाहर आती है जो होता है He42। अब देखो ये He42 क्या है? He है हीलियम एटम जिसके पास 2 एटॉमिक नंबर है और मास है 4, ठीक है। ये एक्चुअल में इसको अपन कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बेसिकली यही होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम में क्या होता है? हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और बात कर रहे थे हम अगर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। ये हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, है ना। जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे तो बचेगा क्या? केवल न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ही क्या होता है? ये अल्फा पार्टिकल होता है। ये हमारा रहा थोरियम। तो अल्फा पार्टिकल अपन कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इनके ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 पॉजिटिव, है ना। अब देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ कोई चार्ज था? नहीं था। रिएक्शन हुई, ये चार्ज क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया। कहीं से क्रिएट नहीं हुआ है और यहाँ कहीं जाके डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, सिर्फ ये क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। बात समझ में आई? सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है
पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। समझ लेते हैं भाई ये क्या होता है पेयर प्रोडक्शन। हमारे पास मान लो कोई हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस, ये था हमारे पास हैवी न्यूक्लियस। इस हैवी न्यूक्लियस में हमने क्या किया, गामा रेज का बॉम्बार्डमेंट कराया। कौन सी रेज है ये, गामा रेज, गामा रेज। ये हैवी न्यूक्लियस इवॉल्व करता है क्या, एक पेयर जिसमें एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन और जिसमें दूसरा होता है हमारा, इसको नाम देते हैं पॉजिट्रॉन। एक बात ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स या कह सकते हैं कि कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ से निकल रहे हैं, न्यूक्लियस से, है ना। ये बाहर के शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिट्रॉन हो गया, ये आपस में प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं लेकिन अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं, क्योंकि इनके पास चार्ज, इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज। तो पेयर प्रोडक्शन के बाद हम कह सकते हैं कि भाई एक गामा रे ने क्या जनरेट किया, एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन, है ना। रिएक्शन से पहले देखो ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर थे, है ना। ड्यूरिंग रिएक्शन क्या हुआ, ये दोनों उससे बाहर आ गए, ये क्रिएट नहीं हुए, केवल ट्रांसफॉर्म हुए हैं। न्यूक्लियस के अंदर थे पहले, अब न्यूक्लियस के बाहर हैं। ये एग्जांपल इसका है पेयर प्रोडक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर। अब देखो एनिहिलेशन में क्या होता है, एनिहिलेशन जस्ट रेसिप्रोकल पार्ट है पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन क्या था कि भाई हमारे पास एक गामा रे थी, हमारे पास एक गामा रे थी और उस गामा रे ने क्या क्या प्रोड्यूस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इसमें क्या होगा कि जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन को और एक पॉजिट्रॉन को पास मिलाते हैं, पास मिलाते हैं तो ये पास आने के बाद आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, दो गामा रेज, दो गामा रेज, वो भी अपोजिटली डायरेक्टेड, अपोजिटली डायरेक्टेड गामा रेज। ये एग्जांपल किसका है, एनिहिलेशन। ये भी हमको दिखाता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन आइसोलेटेड सिस्टम टू अनदर आइसोलेटेड सिस्टम। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी, ये हमारा पिछली क्लास का टॉपिक था। आज का टॉपिक क्या है देखते हैं, और आज का हमारा मेन टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा कि भाई ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशन लॉ कहता है वैसा ही कुछ मिलता जुलता कूलम्ब्स लॉ भी कहता है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो ये होगा कि भाई द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्जेस। पहली बात क्या है इसकी, इसके पास दो चार्ज होने चाहिए, वो भी स्टेशनरी होने चाहिए, है ना। कंडीशन लिख दूं मैं, कंडीशन नंबर 1, पहली बात तो बोथ चार्जेस पॉइंट साइज के होने चाहिए। कोई भी चार्जेस एक डेफिनेट साइज के बिल्कुल नहीं होने चाहिए, पॉइंट साइज की होनी चाहिए पहली बात। और दूसरी बात स्टेशनरी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, ये कंडीशन 1 मार्क में पूछी जाती है कि भाई कूलम्ब्स लॉ की कंडीशन क्या है इन बोर्ड्स। कंडीशन क्या है, दोनों के चार्ज कैसे होने चाहिए, पॉइंट साइज होना चाहिए और दोनों में कोई भी मोशन नहीं होना चाहिए, दोनों भी स्टेशनरी होना चाहिए। हमने इसको माना भाई Q1 चार्ज, इसको माना भाई हमने Q2 चार्ज, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कूलम्ब्स हमसे ये कह रहे हैं कि भाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them।
ठीक है ना। मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस है r और इन पे जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो है Q1 और Q2। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन्होंने जो काम वो करते हैं, इन्होंने कहा कि जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, दोनों बॉडीज के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर Q1 इंटू Q2। उन्होंने इतना कहा, हमने इतना कर दिया। उन्होंने एक बात और कही कि इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगी r, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन्होंने ये बात भी कही। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम इन दोनों बात को कंबाइन करने की कोशिश करें तो क्या आएगा कि भाई जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये साइन लगा है प्रोपोर्शनैलिटी का। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन तब हटता है जब हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे मान लो हमने कहा ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो आएगा इक्वल टू। अब ये इक्वल टू लाने के लिए हमने यहाँ लिखा Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमको यहाँ पे कांस्टेंट लाना पड़ेगा और वो कांस्टेंट कूलम्स ने दिया c एज अ कांस्टेंट, है ना। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कूलम्स ने कहा कि भाई यही फोर्स है दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो भी लग रहा होता है, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब उनसे पूछा गया भाई आपने ये C तो दे दिया लेकिन इस C का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा C कुछ नहीं है, C को हम कह सकते हैं C इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर उन्होंने कहा C का दूसरा नाम ले लो, C को अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इन्होंने कहा कि भाई इसमें भी अगर मजा नहीं आ रहा तो भाई इसको तुम सीधे सीधे कह दो कूलम्स कांस्टेंट, क्योंकि ये लॉ किसने दिया, कूलम ने। तो भाई इस कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया भाई, कूलम्स कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से नहीं होगी। दूसरी बात, ये C कांस्टेंट तो है बट ये डिपेंड किस पे करता है। हमने कहा कि भाई ये C डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नेचर ऑफ द मीडियम। जहाँ पर हमारे चार्ज रखे हैं, हमारे चार्ज जहाँ रखे हैं वहाँ कुछ मीडियम तो रहा होगा, तो ये डिपेंड करता किस पे करता है, नेचर ऑफ मीडियम। ठीक है। और सेकेंडली द यूनिट ऑफ द चार्ज यूज्ड, द यूनिट ऑफ द सिस्टम। कि भाई अगर हम ऐसा यूनिट लेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लेंगे या फिर CGS यूनिट लेंगे तो इसकी यूनिट कुछ और होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई SI में बात कर लेते हैं। SI में C की वैल्यू क्या होगी। अगर हम बात करें SI में C की वैल्यू क्या होगी, तो उन्होंने बताया कि भाई C जो है एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि भाई 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन सब के मतलब क्या है अभी बताते हैं आपको। ये लिखा है इन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी यूनिट दी इन्होंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस पूरे वैल्यू को जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलता है 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारी बातें किसने बताई, कूलम्स ने बताई। ठीक है। फिर कूलम्स ने ये भी बताया, हमने पूछा ये 4 समझ में आ रहा है, ये पाई समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको अपन पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको मैंने पढ़ लिया एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये है क्या, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया कि भाई ये कुछ नहीं है, ये इसको अपन कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी इन्होंने कहा एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहेंगे भाई, एब्सोल्यूट परमिटिविटी
ऑफ द, हम बात कर रहे थे यहाँ पे फ्री स्पेस की, वैक्यूम की, है ना, एकदम वैक्यूम की। तो ये नॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वैक्यूम को, नॉट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वैक्यूम की या फिर फ्री स्पेस को, फ्री स्पेस को। यहाँ तक समझ में आया। ये इसे लिखा क्या है, ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट, इसको कहेंगे क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इन्होंने कहा इसकी भी कोई एक वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू उन्होंने बताई कि भाई 8.854 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, ये वैल्यू बताई इन्होंने इसकी। इसकी यूनिट भी है क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इन्होंने इसकी वैल्यू बता दी। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपने को ये पता चल गया कि भाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। आगे जाकर अपने ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इसको कहते क्या है ना। इन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू ये है, तो हमने मान लिया, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा अप्रॉक्स यही आता है, इन्होंने ये बताया। तो जो हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला, ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फोर्स, एफ। एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स। फोर्स क्या है, ये फोर्स फ्री स्पेस का है कह सकते हैं और वैक्यूम का है, तो हम आप लिख सकते हैं एफ वैक्यूम, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो कूलम्स ने दिया कि भाई यही है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे जो भी अपडेटेड लेक्चर्स अपलोड हों वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले मिल जाए। आपको लगता है कि इन लेक्चर से आपकी किसी फ्रेंड की हेल्प हो सकती है तो हमारे इन लेक्चर को फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।